Exercise 3.2, question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. अब हमें ये दो प्रॉब्लम्स दिए, मतलब अभी चार प्रॉब्लम्स और हैं. इन्हें हमें इक्वेशंस के फॉर्म में फ्रेम करना है और फिर उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो नंबर्स को मान लेता हूँ मैं a और b. पहली स्टेटमेंट है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 26. ये तो ईजी है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है. एंड वन नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर. तो a इज इक्वल्स टू 3b मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर b का 3 टाइम्स है. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. देन फाइंड देम. तो a और b की वैल्यू क्या होगी. अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें डायरेक्टली सबसे पहले एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया है. तो मैं a की इसी वैल्यू को अगर इस पहली इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 3b माइनस b इज इक्वल्स टू 26. सो 2b वुड बी इक्वल टू 26. इसका मतलब b वुड बी इक्वल टू 13. और b की वैल्यू को अगर मैं a में पुट करूं सो a वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स 13 which is 39. Therefore our two numbers are 39 and 13. Now second, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller one by 18 degrees. Then find them. तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एंगल है a और b, दो एंगल्स हैं. अब ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि इन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज. तो अगर मैं बीच में कोई सी भी एक लाइन खींच दूँ, तो अगर ये एंगल a है और b है तो a प्लस b वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये इक्वेशन हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज से पता चली. और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. ये क्वेश्चन में मेंशन है कि द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज. तो अगर मैं a को लार्जर एंगल मानूं तो a वुड बी इक्वल टू b प्लस 18, क्योंकि b एंगल छोटा है. उस छोटे एंगल में अगर मैं 18 डिग्रीज और जोड़ दूं तो मुझे बड़ा एंगल मिल जाएगा. तो फिर a और b क्या होंगे. तो इसमें भी a वेरिएबल मुझे b की टर्म्स में मिल चुका है, तो मैं इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो ये हो जाएगा b प्लस 18 प्लस b इज इक्वल्स टू 180. सो 2 टाइम्स b वुड बी इक्वल टू 180 minus 18. So 2b will be equal to 162. Therefore b will be equal to 162 divided by 2. So b की वैल्यू आ जाएगी 81. और इधर से a की वैल्यू आ जाएगी, जब मैं b की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 81 प्लस 18. So a is equals to 99. तो b और a हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, which is 99 and 81. और अगर हम इन्हें वेरीफाई करें तो 99 प्लस 81 इज 0 1 180. तो इनका सम भी 180 आ रहा है. Therefore these two are the correct answers. Now third part. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Then find the cost of each bat and each ball. तो मान लेते हैं 1 bat costs x rupees and 1 ball costs y rupees. तो एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है और एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो पहली स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर 7 बैट्स हमने लिए हैं, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 बॉल्स 6 मल्टीप्लाइड बाय y विल बी इक्वल टू 3,800 रुपीज़. इसका मतलब 7x प्लस 6y विल बी इक्वल टू 3,800. और दूसरी इक्वेशन बनेगी
Later she buys 3 bats and 5 balls for 1758. So 3 bats, so 3 times x plus 5 balls, 5 times y is equals to 1750 rupees. अब हमें इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, और x को y के टर्म्स में लाने के लिए मैं इसे y को उधर भेज सकता हूँ. सो 3800 माइनस 6y, सो x विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. तो ये आई x की वैल्यू. अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 3 टाइम्स 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750. अब ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, सो मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 7 का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ. सो 0 0 3 8 ज़ार 24 एंड 3 3 ज़ार 9, सो 11 माइनस 18y प्लस 7 का एलसीएम अगर मैं लूँ इस पूरे टर्म में तो 7 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा और 7 राइट हैंड साइड जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 7 5 ज़ार 35y is equals to 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 5 3, 7 7s are 49, so 52, 5 and 7 1s are 7, so 12. So 35 minus 18, which can write as 37 minus 20, so 17. 17y will be equal to 12250 minus 11400. Now 12250 and 11400, 0 5 12 8. So this is 17y is equals to 850. Now 17 times 5 is 5 3 85. So y will be equal to 850 divided by 17, और 850 17 से जाएगा 50 टाइम्स, क्योंकि ये 5 टाइम्स है और आगे 0 है तो 50 टाइम्स. सो y की वैल्यू आई 50, और इसी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6 टाइम्स 50 डिवाइड बाय 7, सो 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय 7, सो x की वैल्यू आएगी 3500 डिवाइड बाय 7. This means x की वैल्यू है 500. So the cost of one bat is rupees 500 and the cost of one ball is rupees 50. So these two are the answers. Now fourth, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. अब टैक्सी चार्जेस एक सिटी में कुछ इस तरीके से हैं कि आप कितना भी डिस्टेंस चलो एक फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही, और उसके साथ आप जितना डिस्टेंस टैक्सी में गए हो उस डिस्टेंस का चार्ज अलग से लगेगा. तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड वॉज 105 रुपीज़. तो अगर मैं फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एफ मानूं और डिस्टेंस चार्ज इज इक्वल्स टू डी मानूं, तो फिक्स्ड चार्ज तो हमेशा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस का चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा. तो पहली कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस चार्ज, ये हमें दिया है 105 रुपीज़. और फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब हम 15 किलोमीटर्स गए और उसमें फिक्स चार्ज लगाए, द चार्ज पेड वॉज 155 रुपीज़. तो फिक्स चार्जेस क्या होंगे और डिस्टेंस चार्जेस यानी कि चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और हमें ये भी बताना है. तो 25 किलोमीटर जाने पर टोटल चार्ज कितना लगेगा. तो पहले इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. फिक्स्ड चार्ज को अगर मैं डिस्टेंस चार्ज के टर्म्स में निकालूँ इस इक्वेशन से, सो f will be equal to 105 minus 10d.
अब इस f की वैल्यू को मैं सेकेंड में सब्सटीट्यूट अगर करूं तो f की जगह पर आएगा 105 माइनस 10d और ये है एक्स्ट्रा में 15d इज इक्वल्स टू 155। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 5d और 105 वहाँ चला जाएगा तो 155 माइनस 105, सो दिस विल बी 50 एंड 5d। तो डिस्टेंस चार्ज आया 10। इसका मतलब हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। अब फिक्स्ड चार्ज क्या है? f इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो f विल बी इक्वल टू 5 रुपीज़। इसका मतलब आप भले ही 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, एक फिक्स चार्ज 5 रुपये मिनिमम तो आपको देना ही होगा, और फिर एक्स्ट्रा में किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस का चार्ज लगेगा। सो फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। अब ये हमसे पूछा है कि अगर हम 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करें तो इन चार्जेस के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो टोटल कॉस्ट वैसे ही आएगी फिक्स चार्ज प्लस x टाइम्स द डिस्टेंस चार्ज। अब फिक्स चार्ज हमें पता है 5 है, डिस्टेंस x ये हमें दिया है 25 और डिस्टेंस का चार्ज है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो 5 प्लस 250 विच इज इक्वल्स टू 255 रुपीज़। इसका मतलब 25 किलोमीटर चलने पर हमें 255 रुपीज़ देने होंगे। और इधर से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर हम 10 किलोमीटर चले तो उसकी 10 टाइम्स हमें कॉस्ट देनी पड़ी और उसमें 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज ऐड था। अगर हम 15 किलोमीटर चले थे तो उसकी 10 टाइम्स हमें कॉस्ट देनी पड़ी थी 155, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 5 ऐड था तो 150 होती, लेकिन फिक्स चार्ज 5 था तो 155। और अगर हम 25 चले तो उसका 10 टाइम्स हमें देना पड़ता 250, लेकिन फिक्स चार्ज भी था तो 255 देना पड़ा। सो these two are the answers of third and fourth. Now fifth, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. तो फ्रैक्शन क्या होता है? a अपॉन b के फॉर्म में कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। अब हमसे कहा गया है कि अगर 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड हो जाए तो a प्लस 2 और b प्लस 2 अगर हो जाए देन इट वुड बिकम 9 अपॉन 11। और दूसरी कंडीशन में हमें दिया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 अपॉन 6। तो अगर a अपॉन b अगेन वही फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड हो जाए तो वो बन जाएगा 5 अपॉन 6। तो हमें बताना है कि a अपॉन b क्या है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और a और b की वैल्यू को इसमें पुट करके फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट इक्वेशन में तो 11 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2 विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 2। सो 11a प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9b प्लस 18। अब b उस तरफ ले जाऊं मैं तो 11a माइनस 9b इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 विच इज़ -4। ये आई हमारे पास पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन को भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 टाइम्स a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स b प्लस 3। सो 6a प्लस 18 विल बी इक्वल टू 5b प्लस 15। सो 6a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि 18 उधर जाके 15 से सब्ट्रैक्ट होगा और 18 पे नेगेटिव साइन होगा इसलिए -3। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ a विल बी इक्वल टू 9b माइनस 4 अपॉन 11। 9b को मैं उधर लेगा तो 9b माइनस 4 हुआ और 11 a के साथ था तो वो डिवाइड में आ गया। तो इस a की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगा। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9b माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5b इज इक्वल्स टू -3। सो अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 11 का एलसीएम लेकर मैं इसे राइट हैंड साइड भेज दूंगा। सो 6 9s आर 54b
माइनस 6 4s are 24 माइनस 11 5s are 55 b is equals to 11 3s are minus 33. Now 54 minus 55 is minus 5 minus 1 b और 24 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, सो 33 प्लस 24, तो नेगेटिव b इज इक्वल्स टू नेगेटिव 7 प्लस 4 इज 11, तो b की वैल्यू आई 11. अब इस b की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, तो a की वैल्यू है 99 माइनस 4 विच इज 95 अपॉन 11. तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन b विच इज 95 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 1. b को मैंने मान लिया 11 अपॉन 1 क्योंकि ये 11 के बराबर ही होगा. तो अगर ये डिवाइड में है तो इसको एक टर्म बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं. 95 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 11, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर 95 ही रहेगा. तो फाइनल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी a अपॉन b इज इक्वल्स टू 95 अपॉन 121. So this is the fraction which is 95 upon 121. 11 into 11 is 121. Now lastly, sixth, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो मान लेते हैं जैकोब की एज है j और उसके सन की एज है s. अब यहाँ पे दो लिए हैं, एक फादर है और एक सन है. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. मतलब आज से 5 साल बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी. इसका मतलब जैकोब्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. लेकिन कंडीशन ये है कि 5 years के बाद, तो 5 years में जैकोब की जो एज है उसमें 5 प्लस होगा. ये अभी अधूरी इक्वेशन है, इसको पूरा हम ऐसे करेंगे कि जैकोब की जो भी एज है उसमें 5 प्लस होगा और उसके सन की भी जो एज है उसमें 5 प्लस होगा. तो अगर इस तरीके से जैकोब की एज 5 साल बढ़ गई और सन की भी एज 5 साल बढ़ गई करंट टाइम से लेकर 5 साल बाद, तो उन दोनों की एज के बीच रिलेशन ये होगा कि जैकोब की जो फाइनल एज होगी वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी. और सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, अब करंट टाइम से हम पीछे जा रहे हैं, ये मान लेते हैं करंट टाइम है. पहली स्टेटमेंट थी करंट टाइम से हम 5 years आगे गए थे, अब करंट टाइम से हम 5 years पीछे जा रहे हैं. तो 5 years अगो जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. अब जैकोब की एज करंटली है जे, करंट टाइम की एज हमने मानी है जे और एस. तो जैकोब की जो एज है अभी वो 7 टाइम्स थी उसके सन की एज के, लेकिन 5 साल पहले. तो जैकोब की एज में 5 साल माइनस कर दें और उसे हम मल्टीप्लाई करें, मतलब सन की एज में भी 5 साल माइनस करें और उस एज को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो जैकोब की एज आती 5 years अगो. सो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? प्रेजेंट एजेस हैं जे और एस. हमें जे और एस की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 इक्वेशंस है, इन्हें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके हम जे और एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब एक्चुअली यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैकोब अकेला है, यहाँ पर जे वेरिएबल, उसके साथ सिर्फ 5 है. तो मैं जे को LHS में रहने देता हूँ और 5 को RHS में भेज देता हूँ. और 3 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 3s प्लस 15 माइनस 5. तो जैकोब की एज की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स द सन एज प्लस 10. अब ये जे की जो वैल्यू आई इसको मैं सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दूं. तो सेकेंड में सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं जे की जगह 3s प्लस 10 रखूँ तो ये हो जाएगा 3s प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स s माइनस 5. सो 10 माइनस 5 इज 5, तो 3s प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7s और 7 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 35. अब 3s को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7s
-3s और 35 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 5 + 35, सो 4s की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब उसके सन की एज आ गई 10 ईयर्स। तो करंट एज सन की 10 ईयर्स है, और अगर इस एज को मैं जैकोब की रिलेशन में पुट करूँ, j = 3 × 10 + 10, तो जैकोब की एज आ जाएगी 40 ईयर्स। तो जैकोब की करंट एज है 40 ईयर्स और सन की करंट एज है 10 ईयर्स। सो दीज वर ऑल द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। एक्चुअली यहाँ पर मुझसे इस क्वेश्चन में ये गलती हो गई थी कि मैंने -33 और 24 का डिफरेंस 11 लिख दिया था। 33 - 24 इज़ नॉट 11, इट इज़ 2 and 13 - 4 विच इज़ 9। तो इसका आंसर आता -9। इसका मतलब b की वैल्यू आती 9। अब 9 वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट होती तो a की वैल्यू हो जाती 9 × 9 - 4 विच इज़ 81 - 4। तो 81 - 4 इज़ नथिंग बट 77। तो a की फाइनल वैल्यू आती है हमारे पास 7, और ये जो 7 वैल्यू है इसको हम फ्रैक्शन में जब पुट करें तो हमें फ्रैक्शन 95/121 नहीं, a/b वुड बी 7/9। तो our actual fraction is 7/9. So this is the right answer, not this.